फ्लाइंग कार। जोधपुर नाम के शहर में रोशन नाम का एक इंजीनियर रहता था, पर वो कोई नौकरी करने के बजाय खुद की ही एक कंपनी शुरू करना चाहता था। वो खुद का एक इनोवेशन बनाना चाहता था। एक बार उसके पापा उसे कहते हैं, अरे रोशन, कितने दिनों से ऐसे खाली बैठा है तू? कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेता? पापा, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं तो खुद की एक कंपनी शुरू करूंगा। बेटा, ऐसे सपने पूरे करने के लिए कोशिश भी तो करनी पड़ती है। और तुम हो कि बस घर में बैठे रहते हो। ऐसे सपने थोड़ी ही पूरे होंगे तुम्हारे। पापा, मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। आप देखना, एक दिन मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। रोशन सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्या इनोवेशन किया जाए जिससे उसका नाम हो। तभी उसकी नजर न्यूज़पेपर में पड़ती है। एक एडवर्टाइजमेंट देखता है। वो कहता है, जो कोई नई कार बनाएगा उसे 50 लाख का इनाम मिलेगा। अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब मैं एक ऐसी कार बनाऊंगा जो किसी ने आज तक नहीं बनाई हो। ये इनाम तो मैं पक्का जीतूंगा और आए हुए पैसों से अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। रोशन एक फ्लाइंग कार बनाने का सोचता है। वो अपने ही घर में एक शेड बनाता है जहां पर वो फ्लाइंग कार बनाने का काम शुरू करता है। दिन रात मेहनत करके वो एक फ्लाइंग कार बना ही लेता है। अब बस उसका टेस्ट करना बाकी था, इसलिए वो अपने पापा और मम्मी को बुलाता है और कहता है, माँ, पापा, मेरी फ्लाइंग कार तैयार हो गई है। चलिए, मैं आप सबको इस फ्लाइंग कार से आसमान की सैर करवाता हूँ। क्या कहा बेटा? भला एक कार से हम कैसे उड़ सकते हैं? ये तो सच में अलग ही बात हो गई ना। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। फिर भी चलो, बेटे की कार से सैर कर ही लेते हैं। सभी लोग बड़ी ही खुशी खुशी से कार में बैठ जाते हैं। रोशन फ्लाइंग कार को स्टार्ट करता है। कार शुरू हो जाती है, पर रोशन जब कार को फ्लाइंग मोड पर डालता है तब वो कार उड़ने के बजाय वहीं पर गोल गोल घूमने लगती है, जिस वजह से माँ पापा को चक्कर आने लगते हैं। माँ कहती है, अरे बेटा, तुम हम दोनों को क्या मारना चाहता है? रोक दो इस कार को। रोशन कार को रोक लेता है। कार से बाहर निकलने के बाद पापा कहते हैं, बेटा, अब ऐसे इनोवेशन करना बंद ही कर दे और कोई नौकरी ढूंढ ले। ये सब देख के रोशन बहुत ही नाराज हो जाता है, पर वो हार नहीं मानता। अरे, मैंने तो फ्लाइंग कार के फीचर्स को अच्छे से चेक करके डाला था, फिर न जाने मेरी फ्लाइंग कार उड़ी क्यों नहीं। लेकिन मैं इस तरह से हार नहीं मानने वाला। ऐसा सोचकर रोशन फिर से अपना काम शुरू करता है। दरअसल रोशन का एक सुंदर नाम का दोस्त रहता है। जब उसे रोशन की फ्लाइंग कार के बारे में पता चलता है तब वो रोशन का ये आइडिया फ्लॉप करने की सोचता है। रोशन की खुद की कंपनी शुरू करने का सपना तो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर सुंदर रोशन की शेड में जाकर रोशन की फ्लाइंग कार में गड़बड़ी कर देता है और इस बात की खबर किसी को भी पता नहीं चलती। सुंदर भी बहुत खुश हो जाता है कि अब रोशन कुछ नहीं कर पाएगा, पर रोशन हार मानने वालों में से नहीं था। रोशन दिन रात मेहनत करके फ्लाइंग कार में आई हुई गड़बड़ को सुधार लेता है और फिर से एक बार अपनी फ्लाइंग कार को उड़ाने की कोशिश वो करता है। आज तो मेरी फ्लाइंग कार उड़नी ही चाहिए। कल ही इसका एग्जीबिशन है और एक दिन है मेरे पास। अगर आज मुझे सक्सेस नहीं मिला तो मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। रोशन कार को स्टार्ट करके कार को फ्लाइंग मोड में डालता है। तब देखते ही देखते उसकी कार हवा में उड़ने लगती है। वो बहुत खुश हो जाता है। रोशन की फ्लाइंग कार को उड़ता हुआ देख सब लोग चकित हो जाते हैं। सुंदर भी ये सब देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। रोशन के माँ पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं, आखिरकार तुमने कर ही दिखाया बेटा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हम दोनों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। रोशन दूसरे दिन एग्जीबिशन के लिए जाता है। रोशन की फ्लाइंग कार सबसे अलग रहती है। वहाँ आए लोगों को रोशन अपनी फ्लाइंग कार के बारे में सारी जानकारी देता है और उसको उड़ाकर उसे टेस्ट भी किया जाता है। फ्लाइंग कार का कंसेप्ट सबको पसंद आता है और रोशन वो कॉन्टेस्ट जीत जाता है। इस तरह उसे 50 लाख रुपए मिल जाते हैं। रोशन उन पैसों से अपनी एक कार कंपनी शुरू करता है और बहुत ही कामयाब इंसान बन जाता है। मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट। एक गांव में गब्बर नाम के दादा को एक मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट उठा उठा के पटक रहा था, लेकिन आखिर वो मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट उस गब्बर दादा की पिटाई क्यों कर रहा था? आइए देखते हैं इस कहानी में।
दरअसल कुमार नाम का एक गरीब किसान अपनी बीवी निशा के साथ भरतपुर गांव में रहता था। दोनों मिलकर बड़ी ही मेहनत से अपने खेत में काम करते थे। एक बार निशा अपने पति के साथ उसके मायके जाती है। तब दीवार पे लगे एक फोटो की तरफ कुमार का ध्यान जाता है। तब वो निशा से पूछता है, अरे निशा, ये कौन है? ये मेरे दादाजी है। मैं इनके कंधे पर ही खेलकर छोटी से बड़ी हुई हूँ। अच्छा, और कुछ बताओ इनके बारे में, मुझे अच्छा लगेगा सुनने के लिए। दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो हर रोज मुझे नए नए कार के खिलौने लाकर दिया करते थे। कभी दुकान से तो कभी खुद अपने हाथों से बनाकर देते थे। इस तरह निशा अपने दादाजी के बारे में बहुत कुछ बताती है और फिर कहती है, सुनो कुमार, क्या मैं ये फोटो अपने साथ ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल ले सकती हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। निशा अपने दादाजी का फोटो अपने घर ले आती है और दादाजी के फोटो के सामने अपने सुख दुख बांटती रहती, जैसे कि मानो वो जिंदा हो। इस तरह दिन बीत जाते हैं। निशा और कुमार को एक बेटा होता है, जिसका नाम वो अपने दादाजी के नाम से रखती है, जो होता है सुंदर। उन दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक साल फसल कुछ ठीक नहीं होती, जिस वजह से वे दोनों बड़े परेशान रहते हैं। कुमार कहता है, अरे निशा, ये साल बहुत बुरा जा रहा है, हम क्या करेंगे? आप चिंता मत करो, दादाजी के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। अगले साल देखना अच्छी फसल आएंगी। तब तक मेरे पास कुछ पैसे हैं, उन पैसों से हमारा गुजारा चल सकता है। निशा की बात से कुमार की चिंता कम होती है। उसी गांव में गब्बर नाम का एक दादा रहता है, जो कि गांव में हफ्ता वसूली करता था। एक दिन जब कुमार और निशा अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी वहां पर गब्बर नाम का दादा आता है और वो कहता है, लगता है फसल काटने का समय आया है। कुमार, अगली बार तुम्हें भी हफ्ता देना पड़ेगा। बाजारों में दुकानों से जो हफ्ता ले रहे हो, वो क्या कम हो रहा है? अब हमारी खून पसीने की भी कमाई में से हफ्ता चाहिए। अरे कुमार, संभाल अपनी बीवी को, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कल आऊंगा पैसे लेने के लिए, इंतजाम करके रखना। ऐसा कहकर गब्बर वहां से चला जाता है। इधर कुमार और निशा बड़े दुखी होकर घर आते हैं। कुमार कहता है, अरे निशा, दुखी मत हो, तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो दे देना, जान बचानी है तो ये सब करना होगा। दुखी मन से निशा अपने दादाजी के फोटो की तरफ देखती रहती है और बचाए हुए पैसे कुमार को दे देती है। दूसरे दिन गब्बर हफ्ता वसूल करके उनके घर आता है। वहीं पर कुमार का बेटा सुंदर एक मिनी इलेक्ट्रिक कार के साथ खेल रहा होता है। गब्बर कहता है, अरे ओए कुमार, कहाँ हो, बाहर आओ। कुमार पैसे लेकर बाहर आता है और वो गब्बर को पैसे देने ही वाला था कि सुंदर की मिनी इलेक्ट्रिक कार एकदम से बोलने लगती है, अरे ओ गब्बर दादा, अगर पैसों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारे हाथ तोड़कर रख दूंगा। गब्बर को लगता है कि यह सब कुमार ही कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, कुमार, ये कैसा मजाक कर रहे हो? जानते नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ? अरे मैंने कुछ नहीं किया गब्बर दादा, पता नहीं ये कार बड़ी हो गई और कैसे बात कर रही है। अरे उनसे क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर। अरे ये कार होकर मेरे हाथ तोड़ेगी, तू तो मेरे ठोकर के बराबर है। ऐसा कहकर गब्बर पैरों से इलेक्ट्रिक कार को मारने जाता है कि वो मिनी इलेक्ट्रिक कार एक रोबोट में परिवर्तित हो जाती है। उस मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट को देखकर गब्बर घबरा जाता है। फिर वो रोबोट उस गब्बर को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। कार गब्बर को उठाकर एक बैल के सामने गिरा देती है। वो बैल भी उसे लातों से उछाल देता है और वो एक घर के छत पर जाकर गिरता है। गब्बर का बड़ा बुरा हाल होता है। गब्बर कहता है, अरे रोबोट भाई, मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद इस गांव में तो क्या, कहीं पर भी हफ्ता नहीं मांगूंगा, मुझे छोड़ दो। वो रोबोट फिर से एक मिनी इलेक्ट्रिक कार में बदल जाती है और कहती है, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा, चलो भागो यहाँ से, फिर कभी इस तरफ दिखे तो हाथ तोड़कर पेट में घुसा दूंगा, निकलो यहाँ से। सारे गांव वाले ये सब देख रहे थे। तभी वहाँ निशा आती है और वो कहती है, आप मेरे दादाजी हो ना, जो मेरी मदद करने आए? हाँ निशा बेटा,
अब से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, समझो। मैं आ गया हूँ ना, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। दादाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे गांव वाले भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उनका आदर करते हुए वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद वो गब्बर दादा कभी उस गांव में नहीं आता और किसी भी गांव के आदमी को परेशान नहीं करता। निशा और कुमार भी अपने घर आते हैं और अपना जीवन उस दिन से अपने मिनी इलेक्ट्रिक कार रोबोट के साथ और दादाजी के साथ खुशी खुशी बिताने लगते हैं।